Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अभी भी मोदी जी से नाराजगी है। जीवन भर रहेगी। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। देखो 400 पार तो नहीं है और ये सरकार जोड़ तोड़ के बना ले वहीं बहुत है, मुझे तो नहीं लगता। तो कभी कैलकुलेशन अगर दी हम करें तो 213 के करीब इनकी सीटें बन रही है, इससे ज़्यादा बन ही नहीं रही इनकी सीटें। जब आप अगर चुनाव लड़ जाते वो वाला तो कांटे की टक्कर देते प्रधानमंत्री को। ये तो गए थे योगी जी और जो है अमित शाह गए थे वहाँ भी, ये मीटिंग हुई, मुझे बहुत प्रेशर डाला। यहाँ के धनखड़ साहब भी मेरे पास गए 3-4 बार, हरियाणा के मंत्री। अगर जी आप पर्चा वापस ले लो, हम आपको मंत्री बना देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे। जवान रह चुके हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बुनियादी तौर पर क्या कहना है आपका? कि अब तो युवाओं के रिश्ते होने हमारे यहाँ बंद हो गए हैं। हकीकत ये है, अग्निपथ योजना में अगर कोई चलावेगा तो रिश्ते वाला नहीं आता। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में अगर आएंगे इस बार तो इस योजना को वापस ले लेंगे। अग्निपथ स्कीम हो या पेपर लीक जो है, इस सब पर वोट पड़ने वाला है। 4 से 5% वोट का इधर से उधर 100% होगा। इस 2017 ये वो साल था जब एक बीएसएफ के जवान ने शिकायत की खराब खाने के खिलाफ और उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो बन गई। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा और फिर क्या कुछ हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज रेवाड़ी में हम आए हैं न्यूज़ तक नुक्कड़ करने और हमारे साथ तेज बहादुर जी यहाँ पर मौजूद है। तेज बहादुर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर आपका। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं पहले ये बताइए? ठीक है जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, बढ़िया है, सब अच्छे हैं। क्या कर रहे हैं आजकल ये बताइए? अभी तो अपना खेती बाड़ी है जो हमारा परंपरागत गांव में, उस खेती बाड़ी में लगा हुआ हूँ। लेकिन पिछले सालों जो हुआ उसका कुछ मलाल है नहीं, या ठीक है जो था? नहीं, मेरे साथ जो हुआ 19 के चुनाव की जो आप कह रहे हो, मेरे साथ धोखा हुआ। उसके लिए मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह लड़ा भी, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे वोट कितने भी मिले उससे मतलब नहीं था, चुनाव लड़ने देना चाहिए था। हार जीत चलती रहती है, लेकिन किसी व्यक्ति का जोर ज़बरदस्ती तानाशाही तरीके पर्चा खारिज का तो उसका मलाल तो होता ही, कि इसका मतलब लोकतंत्र देश में बचा नहीं, तानाशाही राज है। मैं तो यही समझूंगा। उसके भी मैं थोड़ा पहले जाऊंगी, फिर एक बार फिर से इस बात पर आऊंगी। मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जो 2017 में वीडियो जारी हुई आपकी, उसका कुछ मलाल है? कोई आपको रिग्रेट है उसका कि वो नहीं करना चाहिए था? नौकरी चली गई, बीएसएफ में अच्छा खासा आप सर्व कर रहे थे, वो नहीं रहा, कुछ मलाल है क्या उसका? नहीं, उसका मुझे कोई मलाल नहीं। देखो, जो जायज़ चीज़ थी और वो वीडियो था, वो लाइव था, और जो दिखाया गया भारत सरकार ने भी उस चीज़ को माना और जो बीएसएफ डिपार्टमेंट ने उसने उस चीज़ को माना कि ये सत्य है, और उसमें सुधार भी। मलाल मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे बड़े भाई भी बीएसएफ में हैं, परिवार के 2 लोग और हैं, वो खुद बताते हैं कि उस शिकायत के बाद सुधार हुआ। एक व्यक्ति की नौकरी जाने से अगर दी 13 लाख जवानों का भला होता तो मलाल किस चीज़ का? मुझे तो गर्व है अपने आप पे कि चलो मेरी वजह से, एक व्यक्ति की वजह से कुछ सुधार हुआ, अच्छी बात है, मलाल कुछ नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से बाद में जो एक तरफा कार्रवाई है उसका दुख मुझे है, जो आज भी कोर्ट लड़ रहा हूँ, लेकिन कोर्ट से भी मैं जीतूंगा एक दिन, दोबारा सर्विस भी ज्वाइन करूँ, मुझे पूर्ण भरोसा है। अच्छा, दोबारा सर्विस में एक बार फिर आप दिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% कोर्ट से मेरी जीत होगी निश्चित रूप से, क्योंकि 21 साल की सर्विस के बाद मुझे रिटायर कर सकते थे, लेकिन डिसमिस फ्रॉम सर्विस नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान कहता है, बीएसएफ का कानून भी यही कहता है, लेकिन मुझे डिसमिस कर दिया। पेंशन देके वो रिटायर कर देते, अलग बात है, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से जल्दबाजी में या राजनीतिक दबाव की वजह से जो डिसमिस किया वो डिसीजन गलत था। तो अभी बहुत जल्द कोर्ट से मैं जीतने वाला हूँ। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से, जो आप बात कर रहे थे 2019 में आपने कहा गलत हुआ मेरे साथ, सबसे पहले ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने वाराणसी में आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे सपा के कैंडिडेट के तौर पर। पहले आपने कहा था कि निर्दलीय मैं चुनाव लड़ूंगा। वो जो चुनाव लड़ने वाली जो नाराज़गी, अभी भी मोदी जी से नाराज़गी है, नहीं है, क्या है? नहीं, देखो, वो तो जीवन भर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने जो धोखा किया, मेरे साथ ही नहीं, देश के सभी युवाओं के साथ एक किस्म से धोखा किया कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूँ। मुझे क्या ज़रूरत थी? अगर दी मोदी जी ये बात ना कहते कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 20 साल से जो सिस्टम चला आ रहा था, गला सड़ा सिस्टम, हम भी चलने देते। हमें एक भरोसा जगा था, कोई व्यक्ति आया है, देश में बदलाव करेगा। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे 10-12 जवान और भी थे, आर्मी के भी आए थे, आपने देखा होगा, सीआरपी का भी था, सीआईएसएफ के थे। वो तमाम के साथ एक धोखा ही, उन्होंने एक भरोसा करके एक व्यक्ति पे, प्रधानमंत्री पे भरोसा करके तो उन्होंने ये मामले उजागर किए थे, वरना सब अपनी नौकरी कर रहे थे। क्या
तो ज़िंदगी भर ये तो रहेगा हमें, जब तक जिंदा हैं तब तक मोदी जी और मैं ये चीज़ें, और मुझे ही नहीं कि फौज के प्रत्येक व्यक्ति को ये रहेगा कि हमारे साथ धोखा हुआ और मोदी सरकार ने हमें छला है। अच्छा, ये बताइए कि इस बार चुनाव है, भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार, आपको लगता है, क्योंकि आपका भी एक इतिहास रहा है मोदी जी के साथ, तो उस पर टिप्पणी करना भी बनता है? नहीं देखो, 400 पार तो नहीं है, और ये सरकार जोड़ तोड़ के बना ले वहीं बहुत है, मुझे तो नहीं लगता। आपको क्योंकि लगता है कि जोड़ तोड़ के भी मुश्किल से बनेगी सरकार, आप ये कहना चाह रहे हैं? बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इनका खुद का अपना सर्वे है, हमने तो किया नहीं। देखो सभी पार्टियां अपना अपना सर्वे कराती है, भाजपा ने 2 सर्वे कराए हैं और आरएसएस ने भी सर्वे कराया है, जिसकी रिपोर्ट पीछे खुलासा तो नहीं किया लेकिन लीक हो जाती है। आज देश में कोई चीज़ बचती, 213 सीट दिखा रही है इनकी, तो 213 सीट अकेले भाजपा की दिखा रही है, तो कुछ गठबंधन से लगा तो बहुमत की सरकार तो नहीं बन सकती, क्योंकि वो बात नहीं है जो पहले थी। अब इस आधार पे हम कह रहे हैं, आज हरियाणा में कंडीशन देख लीजिए, हरियाणा में पूरी सीटें इनके पास थी, राजस्थान के अंदर थी, बिहार में थी, यूपी में थी, मध्य प्रदेश में थी, क्या वो पूरी सीटें हैं इनके पास? बाकी नॉर्थ ईस्ट आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर वगैरह, नागालैंड वगैरह, इन इलाकों में इनकी जाने की हिम्मत ही नहीं है, ये लोग जाएंगे भी नहीं। तो कभी कैलकुलेशन अगर दी हम करें तो 213 के करीब ही इनकी सीटें बन रही है, इससे ज़्यादा बन ही नहीं रही इनकी सीटें। बाकी तो मीडिया में तो ऐड कुछ भी चलवा दो आप, प्रचार कुछ भी चलवा दो, वो तो देखो सत्ता में कोई भी बैठा है, वो कांग्रेस भी करती थी, आज भाजपा भी वही कर रही है। लेकिन आम पब्लिक के अंदर एक रोष है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, एक नैरेटिव बन गया। अब तो कहीं भी मोदी का भाषण कोई सुनने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनलों की रीच जो है वो ख़त्म हो चुकी है कि अरे इसको तो झूठ बोलना और कुछ है नहीं, एक नैरेटिव लोगों में बन गया। वो सच भी अगर दी बोलना चाहे भी तब लोग उसको मजाक या जुमला समझते हैं, ये हालात है। अच्छा, हम क्योंकि न्यूज़ तक नुक्कड़ इस वक्त रेवाड़ी में लगा हुआ है, रेवाड़ी में हम जानते हैं कि कई सारे छात्र जो हैं, आप तो यहीं से आप जानते हैं कि तैयारी जो है सरकारी एग्ज़ाम की करते हैं। सेना अभ्यर्थी जो है वो हरियाणा से काफ़ी ज़्यादा संख्या में आया करते हैं लेकिन अब मैंने जो छात्रों से बात की उन्होंने कहा कि क्रेज़ कम हो गया है। विपक्ष का कहना है कि अग्निपथ योजना आने के बाद थोड़ा नहीं, ज़्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। आपका, क्योंकि आप बीएसएफ के जवान रह चुके हैं, अग्निपथ योजना को लेकर बुनियादी तौर पर क्या कहना है आपका? देखिए, क्रेज बिल्कुल कम नहीं है। आज भी युवा चाहता है कि मैं नौकरी लगूं, वरना एक आप भर्ती रैली करके देखिए, लाखों की भीड़ होगी। लेकिन उसके पीछे है जो ये योजना है, जो अग्निपथ जो स्कीम आई है, उसको हर व्यक्ति समझ चुका है। स्टार्टिंग में अग्निपथ योजना में भी लोग तैयार थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक पंजाब में केस हुआ है, अग्निपथ का जो था वो शहीद हो गए। तो जब उससे जो खुलासा हुआ तो वो चीज़ें पब्लिक में, आम पब्लिक में आएगी, ना तो इनको पेंशन है ना सुविधाएं हैं, तो अपने बच्चे को 4 साल के लिए कौन भेजेगा? जब एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है फौज में जाएगा, या तो 10वीं पास करके जाएगा, 12वीं पास करे, 4 साल के लिए उसकी जो है आगे की पढ़ाई भी छूट गई, और 4 साल के बाद वापस घर आ जाएगा वो। सबसे बड़ी हरियाणा के अंदर सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई ये है कि अब तो युवाओं के रिश्ते होने हमारे यहाँ बंद हो गए हैं। हकीकत ये है, अग्निपथ योजना में अगर कोई चलावेगा तो रिश्ते वाला नहीं आता। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? खेती बाड़ी का तो सिस्टम देख ही रहे हो, घाटे का सौदा हो गया। ज़मीनें यहाँ कम हैं इस क्षेत्र के अंदर, सरकारी नौकरी को लोग पसंद करते हैं ज़्यादा। और यहाँ हरियाणा के अंदर जो पहले की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार जो अग्निपथ योजना से पहले के जो आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े, 5700 से 5800 तकरीबन 5700 या 5800 अप डाउन होता था, वैकेंसियाँ हरियाणा स्टेट की निकलती। और जब ये अग्निपथ योजना है तो पिछले साल का हमने जो डाटा निकाला सरकार से, आरटीआई से मैंने खुद मांगा, तो अभी तक सब 729 भर्ती हुई है। अग्निपथ की आप बात करें, 700 कहाँ, 5700 और कहाँ 729। अब जब पता है कि हमें रोजगार ही नहीं उस क्षेत्र में, क्यों मेहनत करेगा, क्यों कोचिंग में पैसा बर्बाद करेगा, किस लिए करेगा? फिर 729 में की बड़ी सोचने वाली बात है। सरकार ने जिस प्रकार से बताया था, अब वो नोटिफिकेशन सबके पास आ गया, पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का ज़माना है, कि 4 साल के बाद में आपको रिटर्न घर आना है, उसमें से रेगुलर नहीं होगा। उसके अंदर से आपको जो अग्निवीर जब आप बन के आओगे, जो आपको रिटायरमेंट की जो सर्टिफिकेट अग्निवीर के नाम से मिलेगी, उसमें रिमार्क होगा। वो रिमार्क जैसे हम फौज में सर्विस के दौरान भी हमें मिलता है, पुअर, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट तो बहुत कम मिलता है। तो उसमें शर्त रख दी कि जिसका रिमार्क वेरी गुड होगा वही दोबारा भर्ती देख सकता है, और वो भर्ती प्रतिक्रिया सेम दोबारा आपको करनी पड़ेगी। अब जो 4 साल, देखो नेवी एयरफोर्स में चला जाए वो तो बात अलग है, वो 4 साल बाद दोबारा मैं मानता हूँ हो सकता है, लेकिन जो
आर्मी के अंदर जो जाएगा हमारी थल सेना में, वो 4 साल के बाद में जो यहाँ से सीख के गया वो सिर्फ फौजी भाषा ही बोल सकता है, उसे कुछ नहीं आता, क्योंकि उस चीज़ को भूल जाता है, तो वो रिटर्न पास नहीं कर सकता। तो इस काफ़ी चीज़ों को देखते हुए एक निराशा है लोगों के अंदर कि भाई अग्निपथ योजना की वजह से हमारा करियर चौपट हो गया, तो इसलिए करियर बहुत कम हो चुका है, ना के बराबर है। वरना ये आप जिस पार्क में खड़े हो, ये पार्क भरा हुआ रहता था, क्योंकि यहाँ सारे कोचिंग सेंटर ही हैं, कम से कम 100 कोचिंग सेंटर चलते थे यहाँ। अब सब बंद हो गए, सब ठप हो गया, सबका रोज़गार चौपट हो चुका है। अच्छा, ये जो दूसरी तरफ आपने कहा रोजगार चौपट हो गया है, अग्निपथ योजना के खिलाफ जो बात आपने कही, आपको लगता है ये जो इंडिया अलायंस लगातार कह रहा है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में अगर आएंगे इस बार तो इस योजना को वापस ले लेंगे, पहले तो ये बताइए कि आप चाहते हैं इस योजना को वापस ले लिया जाए और रेगुलर जैसे आर्मी की भर्ती होती थी वैसे ही हुई? देखो, मैं अकेले नहीं, देश का हर व्यक्ति चाहता है। ये योजना आई जब आर्मी के जनरल थे नरवणे साहब, तो आपने सुना होगा नरवणे साहब ने अपनी एक बुक भी लिखी है, और डिफेंस पर्सन जो रिटायर है वो तो हर वक्त ये चाहता है वापस, क्योंकि उसे पता है मैंने 20 साल सर्विस की है, और 20 साल सर्विस के अंदर भी मैं अपने आप को रियलिटी बता रहा हूँ, अपने आप को ट्रेंड सोल्जर नहीं मानता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। 20 साल में भी आप कह रहे हैं अपने आप को ट्रेंड नहीं मानता, तो आप वो 4 साल से उसकी तुलना कर रहे हैं? 20 साल, मैं खुद कह रहा हूँ कि 20 साल में मैं अपने आप को ट्रेंड सोल्जर नहीं मानता। बहुत से ऐसे हथियार, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस फील्ड में हमने उसकी जानकारी हमें नहीं होती। तो आप ये बताइए कि 4 साल में वो क्या सीखेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। जब 2004 में जो पेंशन बंद हुई थी, मैं सर्विस के दौरान था, मेरी आंखों के सामने का है। हालांकि ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा उसको शॉर्टकट में बताता हूँ। तो हमें मणिपुर जाना था, एक मनोरमा कांड हुआ था, बड़ा विद्रोह हो गया था, तो वहाँ आवाज़ उठी मणिपुर के अंदर कि भाई जो है आसाम राइफल को वापस लिया जाए, तो उसकी जगह कोई तो पैरामिलिट्री लगाएंगे। तो बीएसएफ को वहाँ कह दिया कि बीएसएफ ठीक है जाएगी। तो जब आदेश मिला कि सुबह जो है बाई एयर जो है हमें मणिपुर जाना है, आप मानोगे नहीं 500 जवान भगोड़े हो गए थे। जब उसका रीज़न पता लगा तो रीज़न ये था कि उनको पेंशन नहीं थी, जबकि उनकी रेगुलर सर्विस है, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के तहत जितने थे वो कहा कि हम क्यों जाए मरने के लिए जब हमें पेंशन ही नहीं है। जिनको पेंशन है वो जाए, वो तो अपना देश था, कोई लड़ाई नहीं लग रही। तो यही सिस्टम अगर देश के साथ कोई लड़ाई लग जाती है तो 4 साल वाला क्यों लड़ेगा, आप बताओ। उसको तो पता है मैं 4 साल बाद घर जाना है। सच्चा सैनिक नहीं बन सकता वो, और 4 साल के अंदर देश के प्रति उस ना तो प्रेम जगता, उसको वही गाँव की और देसी चीज़ों से ही फुर्सत नहीं है। 4 साल में कहाँ सोल्जर बन जाएगा। ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और जब रूस जैसे देश इस चीज़ को मान चुके, आज 2 साल से ज़्यादा हो गई यूक्रेन से साथ युद्ध लड़ने, उसकी वजह यही है कि उसके पास ट्रेन सोल्जर ना होने की वजह, सब कुछ है लेकिन सोल्जर ट्रेन नहीं है। ये कितना भारी पड़ रहा है। तो हमारे देश के अंदर वो स्थितियाँ नहीं हैं जो हम विदेशों से तुलना करें। हमारे वहाँ तो क्या है कि लोग भर्ती नहीं होना चाहते। इजराइल जैसे संपन्न देश उनमें लोग भर्ती नहीं होना चाहते। यहाँ तो आप एक भर्ती खोल के देखो, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। और सेना को भी आप अगर रोजगार के रूप में जोड़ते हो तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं तो नहीं मानता कि जो युवा एक सिर्फ रोजगार के हैसियत से जाता है, जब वो सेना में चला जाता है और जब उसको 3 या 4 वर्ष जो होते हैं तो वो सेना को रोजगार नहीं समझता, फिर वो अपना करते हुए समझता है कि ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं देश की सुरक्षा के लिए भर्ती हुआ हूँ। फिर उसे रोजगार नहीं समझता, क्योंकि उस पर वही भावना आ जाती है, उसके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना आ जाती है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि हम राजनीतिक बात भी कर रहे हैं, चुनाव है, कांग्रेस जो वादा कर रही है कि स्कीम को वापस ले लेंगे, रेगुलर आप भी भर्ती करेंगे, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ कि ये वापस होना ही चाहिए। हमने तो जब ये स्कीम आई उस टाइम भी इस पार्क के अंदर 3-4 दिन का धरना दिया था, तब भी सरकार से ये स्कीम गलत है। और हमारे साथ रिटायरमेंट फौजी भी थे, सभी ने कहा ये स्कीम गलत है, इसको वापस लिया जाए। कोई भी ले, लेकिन ये स्कीम अच्छी नहीं है। कांग्रेस ले ले, बड़ी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं भाजपा को ही कह देना चाहिए भाई ठीक हम इसको वापस ले रहे हैं, या इसको वापस नहीं ले रहे तो जो समझौता हुआ था, एक्चुअल समझौता ये हुआ था कि भाई 75% को रखा जाएगा, 25% को रिटर्न भेजा जाएगा। आप उसी पे रहे, आपने कर दिया 25%, उल्टा कर दिया उसका। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और सेना कितनी बचेगी? आज हमारी सेना 11.5 लाख के करीब है। तो इस चक्कर में 3 साल तो भर्ती नहीं हुआ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 55 और 60 लाख के बीच का इनका लास्ट भर्ती का आंकड़ा रहा है। अब भर्ती कितने कर रहे हैं? 40,000 एक साल के। तो 20,000 तो इन्होंने वो घटा दिया पर ईयर। 4 साल के बाद में इसके अंदर से 25% लेंगे, यानी कि
फौज को ये आधी करना चाहते हैं। जो 12 से 13 लाख जो फौज है वो मुश्किल से जब ये आके रुक जाएगी 4.5 या 5 लाख पे, तब बस फिर क्या बचा देश के, इतने बड़े देश के अंदर। अच्छा, क्योंकि ये जो वादा किया गया स्कीम को लेकर कि भाई इस स्कीम को वापस ले लेंगे, लेकिन उसमें एक अगर का शब्द है, अगर सत्ता में आए तो। अब इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि क्या सत्ता में आ सकता है ये इंडिया अलायंस जो वादा कर रहा है अग्निपथ स्कीम को लेकर, 30 लाख जो रिक्त पद है उन्हें भर देंगे, जो वैकेंसीज हैं उन्हें भर देंगे, नए रोजगार लेकर आएंगे, पक्की गारंटी नौकरी का वादा जो है वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इंडिया अलायंस सत्ता में आ सकता है? नहीं, देखो ये चुनावी मुद्दा बनेगा और इससे विपक्ष का वोट बैंक बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से पेपर लीक, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, आपको लगता है कि ये अग्निपथ स्कीम हो या पेपर लीक जो है, इस सब पर वोट पड़ने वाला है? इस बार जो है मुद्दा बनेगा, इस बार ये मुद्दा निश्चित तौर पे बनेगा और 4 से 5% वोट का इधर से उधर 100% होगा इसमें। क्योंकि हम तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, क्योंकि हर कोई हताश है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर बेरोज़गारी है। सबसे ज़्यादा लोग परेशान है पेपर लीक से, ज़्यादा परेशान है। अब भाई पेपर लीक, बार बार पेपर लीक हो जाता नहीं है, जानबूझ के कराया जाता है, अब लोग ये बात कहने लग गए, तो उसका असर तो पड़ेगा, ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और 4 से 5% का असर पड़ेगा। सीटों का कुछ अनुमान आप देना चाहेंगे? अब की बार 400 पार का नारा दिया है एनडीए ने, भाजपा ने। देखो, सत्ता में जिसके पास पावर होती है, जिसके पास सब कुछ है, वो अपना हर चीज़ का दुरुपयोग करता है। चाहे वो कांग्रेस रही हो, ऐसा नहीं है कि भाजपा ही कर रही है। जब हम पढ़ते थे उस समय का दौर हमें याद है अच्छी तरह कि इंदिरा गांधी ने भी अपनी पावर का बड़ा इस्तेमाल किया था, तो आज मोदी जी भी कर रहे हैं। यदि चुनाव आयोग चुनाव निष्पक्ष और ईमानदारी से हो जाता है तो भाजपा जो गठबंधन को मिला के 250 सीट से ऊपर नहीं जा सकता। अकेले भाजपा 213-14 सीट ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरे अगर देश के गठबंधन को जोड़ दिया जाए तो भाजपा 250 सीट पे सिमट के रह जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि इसके अंदर कई रीजन है। जो आज भाजपा के अलायंस में है वो दल भी इंतजार ये कर रहे हैं, अगर भाजपा की सीटें कम रहती है तो सबसे पहले वो छोड़ के भागेंगे, ये निश्चित तौर पे। आज इसके साथ अलायंस में वो किस लिए है? सिर्फ डर के मारे अलायंस में, कोई खुशी से अलायंस नहीं कर रखा। ईडी सीबीआई की हालत आप देख ही रहे हो, उनसे डरा के जो अलायंस किया हुआ है वो लोग क्यों रुकेंगे? जब उनको खुली आज़ादी मिलेगी तो सबसे पहले वो भागेंगे। अच्छा, आपने ईडी सीबीआई का क्योंकि जिक्र कर दिया है, इसलिए सवाल पूछूंगी मैं उस पर भी। पिछले दिनों हमने देखा कि विपक्ष का ना सिर्फ आरोप है, लेकिन हमने देखा अरविंद केजरीवाल हो, सबसे बड़ी खबर अगर खबर के लिहाज से देखें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो जेल चले गए, उनके कई मंत्री पहले से जो हैं वो जेल में थे। उसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जेल उन्हें जाना पड़ा ईडी सीबीआई तमाम एजेंसियों के जांच के। आपको लगता है कि जो आरोप लग रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है सरकारी एजेंसियों का, उससे आप मानते हैं दुरुपयोग किया है? देखिए, सरकार की जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, चाहे वो एक सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो कोई भी अध्यक्ष बन के बैठा हो, जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो सरकार के अधीन ही काम करेगा। ये भारत की व्यवस्था ही ऐसी रही है। मैं अकेले भाजपा पे दोष नहीं दे रहा हूँ, जिसके अंडर जो अधिकारी काम कर रहा है वो उसके अधीन काम करेगा, उसकी मजबूरी है, वरना वो अपनी नौकरी छाड़ दो बैठेगा। तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि ईडी सीबीआई जो है सरकार के खिलाफ काम ना करे। सरकार के कहने पे उसको करना ही पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है, क्योंकि वो तनख्वाह सरकार से लेता है, विपक्ष से नहीं लेता, और वो करेगा, ये सबको पता है। अब ये विपक्ष को देखना है, भाई तुम आओगे जब तुम इनके खिलाफ करोगे, ये तो निश्चित है, आज से नहीं है, पहले से होता है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। पहले ये कहते थे लोग कि राजनीति में सब एक हैं, चुनाव के बाद सब एक हो जाए, लेकिन वो समीकरण अब बदल गए। लेकिन आपको लगता है कि आपने कहा कि पहले भी होता था, अभी भी होता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, आपको ये लगता है कि अभी ज़्यादा हो रहा है? नहीं, अब तो इनको ये खतरा है ना, अब तो इनको ये खतरा, अगर हम सत्ता में नहीं आए तो हमारा क्या होगा। तो इन्होंने तो जो भी करना है वो सब कुछ करेंगे। जेलें भरनी पड़े तो ये भरेंगे। किसी को चलते चलते जिस आदमी से खतरा है, देखो केजरीवाल से अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया, एक सोचने वाली बात है। जब केजरीवाल इंडिया अलायंस में मिलता है तभी इनको क्यों गिरफ्तार करते हैं? क्योंकि केजरीवाल की एक नेशनल पार्टी है, दिखने को नहीं है, लेकिन इस पार्क में भी 8-10 समर्थक केजरीवाल के आपको मिल जाएंगे।
अब हर स्टेट के अंदर जब केजरीवाल में हर लोकसभा के अंदर इंडिया की नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, बाकी हिंदी भाषी स्टेट है, हरियाणा भी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, पंजाब है। पंजाब तो तकरीबन हरियाणा इनके पास ही है, इनके पास 5% वोट है, आम आदमी का 5% वोट। और वोटों का जब समीकरण देखते हैं तो जितने भी वोटों में हार हुई है 2 से 2.5% से तो हार जीत चल रही है। एक 5% वोट जब अलायंस में जुड़ता है तो भाजपा को हार साफ दिखाई दे रहा है। आज ही जो है केजरीवाल इनसे मिल जाए, सारी ईडी सीबीआई सब हट जाएगी, 2 मिनट में हट जाएगी। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आपने बात कही कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो, और उसके बाद आपने अपनी बात पूरी की। ये बात क्यों कही? क्योंकि अब ईवीएम को लेकर हम जानते हैं चर्चा तेज है, विपक्ष आरोप लगाता रहा है। ये ईवीएम वाली जो कंट्रोवर्सी है, जो आरोप लग रहे हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा ईवीएम पर, उस पर आप क्या कहेंगे? आपको लगता है निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, नहीं होंगे? देखो 100% ईवीएम में हेराफेरी होती है। बनारस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बनारस के अंदर क्लियर कट जो है, पहले तो मुझे यही था कि हम जीतने ही नहीं देंगे, लेकिन हमने भी इनके कार्ट में कुछ किया था। हमने 28 कैंडिडेट के फार्म भरवाए थे वहाँ निर्दलीय, ताकि ईवीएम ना लगे बैलेट पेपर से। तब इनको देखा कि हाँ ईवीएम भी नहीं लग सकता, तब इन्होंने मेरा पर्चा खारिज करवाया था कि ईवीएम भी नहीं। तो ईवीएम में तो 100% श्योर जहाँ मौका मिलता है कर लेते हैं। ये नहीं कहता कि हर जगह ही है, 100 के 100% तो नहीं होता, लेकिन बहुत सी जगह हैं, आंकड़े उठा के देख लीजिए। लेकिन फिर जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, वो ये भी कहती है कि भाई कांग्रेस की सरकार भी तो आती है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी तो है, पंजाब में आपकी तो है, या साउथ में तेलंगाना में कांग्रेस की भी तो आई। नहीं, मैंने कहा ना 100% तो बेईमानी कोई भी नहीं कर सकता। हर अधिकारी को तो आप खरीद भी नहीं सकते, कोई ज़रूरी थोड़ा ना हर सभी अधिकारी बिकाऊ है। ये तो इलेक्शन कमीशन तो हर जगह बैठा ना, कमिश्नर नहीं बैठा हुआ ना, अधिकारी कहाँ के, उस स्टेट का है। कोई माने कोई ना माने, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छे धुरंधर भी हार जाते हैं कई बार, नहीं जहाँ नहीं चलती वहाँ नहीं चलती, जहाँ मौका मिलता है वहाँ कर लेते हैं। लेकिन है हेरा फेरी है ईवीएम में, क्या बैलेट पेपर में भी है। आपने सुना होगा, आपके पिताजी वगैरह बताते होंगे, बैलेट बॉक्स ही चोरी हो जाया करते थे बिहार में, खुद होता, बूथ कैप्चरिंग हो जाता था। तो हेरा फेरी तो होती है। अब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। तो मैंने कहा ये सवाल कि जी आपके बैलेट पेपर ही उठा ले जाएंगे, फिर क्या कर लोगे आप? तेज बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोकसभा चुनाव की जो कवरेज है हमारी चल रही है, न्यूज़ तक नुक्कड़ जो है वो जगह जगह लग रहा है देश भर में। उम्मीद करते हैं, जो आप इससे पहले बात कह रहे थे कि आपकी जो बहाली है आपकी नौकरी की, बीएसएफ में जो आप सर्व कर रहे थे, वो फिर से शायद बहाल हो जाए, वो भी उम्मीद है आपको होने वाली है? नहीं, वो तो मुझे 100% उम्मीद है। वो कुछ से राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से चल रहा था, लेकिन पिछले 1.5 साल से मैंने राजनीतिक एक्टिविटी भी छोड़ा हुआ है। इसीलिए छोड़ा हुआ है, कम से कम एक बार अपना केस तो मैं जीत के दिखाऊं पब्लिक को। कई लोग सवाल उठाते हैं, भाई आप कोर्ट से अभी तक आपका क्या हुआ, तो बहुत जल्द हो जाएगा। अगर दी बहाली नहीं तो मुझे पेंशन तो ज़रूर मिलेगा इनके, क्योंकि मेरी 21 साल सर्विस है। वो कोर्ट के ऊपर है, वो बहाली करता है पेंशन देता है, क्योंकि 20 साल के बाद पेंशन भी दे सकता है। बात तो वही है, मुझे बाइज्जत पेंशन मिल जाएगी। तो वो दोनों में से एक चीज़ तो निश्चित तौर पे होनी है, इसमें कोई दो राय अच्छा, अंत में बस एक ये सवाल कि बनारस से कौन जीत रहा है? नहीं। बनारस से तो देखो मोदी जी जीतेंगे, मैं झूठ नहीं बोलता। बनारस से मोदी जी जीतेंगे। अब सिचुएशन कुछ अलग है, क्योंकि कोई कैंडिडेट अगर दी हो, क्योंकि वहाँ की जो है ना सिचुएशन में जाके देखा है, रियल बता रहा हूँ आपको। वो लोग बड़ा अजीब समझते हैं कि यार आपको कैसे लगा। वहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, और मुस्लिम आबादी में जब मैं गया, वहाँ मुस्लिम और यादव सबसे ज़्यादा है। मैं जाति से यादव था, और एक बड़ी अजीब बात है, मुझे वहाँ जाके पता लगा कि जो बनारस के जो यादव हैं वो यहाँ रेवाड़ी रियासत से निकले हुए हैं। जब मैं बताया कि मैं रेवाड़ी से आया हूँ, तो जो भाजपा में थे उन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि चलो हमारे इलाके से कोई व्यक्ति आया लड़ने के लिए तो हम इसका साथ देंगे। दूसरा, जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो मेरी बातचीत हुई, वहाँ 50% मुस्लिम भाजपा को वोट देता है। अच्छा। जब मेरे जाने के बाद उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति आया है जिसके पास कुछ भी नहीं है, हमारी तरह आम आदमी है, पैदल हमारे साथ घूमता फिरता है, ऐसे आदमी का हमें साथ देना चाहिए जो हमारे लिए लड़ेगा। तो वो लोग 100% जो मुस्लिम मेरे साथ था, और 70% यादव मेरे साथ था। और बहन जी का भी वहाँ अच्छा वोट बैंक है, तो वो भी थे। फिर वहाँ के जो है शंकराचार्य है, वो भी चुनाव लड़ रहे थे, वो भी इनके वोट, वो तो मोदी की वोट काटते, मेरे निकाह उससे भी मुझे बेनिफिट मिल रहा था। तो वहाँ कांटे की टक्कर थी।
उस समय। आप कह रहे हैं कि जब आप अगर चुनाव लड़ जाते वो वाला तो कांटे की टक्कर बिल्कुल देते कांटे की प्रधानमंत्री टक्कर को। था, तभी तो इन्होंने पर्चा खारिज कराया। ये तो गए थे योगी जी और जो है अमित शाह गए थे वहाँ भी, बीएचयू में मीटिंग हुई, मुझे बहुत प्रेशर डाला। यहाँ के धनखड़ साहब भी मेरे पास गए 3-4 बार, हरियाणा के मंत्री, अगर जी आप पर्चा वापस ले लो, हम आपको मंत्री बना देंगे, हम आपको पैसे दे देंगे, काफ़ी ऑफर दिए थे। ठीक है। अच्छा, इस बार कोई ऑफर आया, ये सच सच बताइए। नहीं, चुनाव लड़ने के लिए तो मुझे कई बार आ चुका इस बार का 2024 का चुनाव कि लड़ने। आप बताओ कहाँ से लड़ना चाहते हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं राजनीति में किसी भी पार्टी के ना विरोध करूँगा ना पक्ष करूँगा, मैं बिल्कुल मैं न्यूट्रल हूँ। इस बार हम तमाशा देखेंगे बैठ के। चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, नहीं, मैं ना चुनाव लड़ूंगा, ना किसी की सपोर्ट करूँगा, ना विरोध करूँगा। क्लियर है इस बात। कल को मौका मिला अगर तो किस पार्टी से चुनाव लड़ना इस चाहिए? बार नहीं, वो तो मेरा है ही, भाजपा के खिलाफ कोई भी हो चाहे, वो कोई वो नहीं नहीं, मुझे। विचारधारा किससे मेल खाती है? नहीं, विचारधारा तो मेरी समाजवादी की विचारधारा है। मैं एक समाजवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और वो विचारधारा समाजवाद की विचार, जो उसे विचारधारा से जो पसंद करेगा। लेकिन विचार नहीं है मेरा, क्योंकि राजनीति बड़ी गंदी है। मुझे लगा, एहसास हुआ कि हम जैसों के लिए है नहीं, बड़े झूठे और बेईमान लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, हमारे जैसों के लिए राजनीति नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा किनारा कर लिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेज बहादुर जी। तो हम बात कर रहे थे तेज बहादुर यादव से, पूरी बातचीत हमने की चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। पिछली बार बनारस से प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देना चाह रहे थे और कह रहे हैं कि भाई अगर मैं चुनाव लड़ जाता तो कांटे की टक्कर होनी थी। आपका इस पूरी बातचीत पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और फिलहाल न्यूज़ तक नुक्कड़ के अगले एपिसोड का थोड़ा इंतज़ार कीजिए।